सिर्फ खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में भी बाढ़ और कटाव से बचाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी माना है कि अब बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और तटबंध पर दबाव बनना शुरू हो गया है। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारियों के दुरुस्त होने का भी दावा किया, लेकिन हमने देखा कि अब तक गंडक, बागमती और गंगा नदी कैसे कटाव से घरों को खा रही है। कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध में भी कई जगहों पर रेनकट हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं भरा गया। मंत्री महोदय तटबंधों की लगातार मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट है। आज मंत्री के दावों की हकीकत पर चर्चा होगी। दरभंगा में बाढ़ से बचाव की तैयारियों पर भी करेंगे चर्चा। अब सरकारी इंतजामों की परीक्षा होने वाली है। क्या बाढ़ से बचाव के लिए हम तैयार हैं? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं दरभंगा की। दरभंगा जिला प्रशासन भले ही जिले में आने वाले बाढ़ से बचने की तैयारी करने का लाख दावा कर ले, लेकिन जब बाढ़ आती है तो सरकार और प्रशासन की पोल पूरी तरह खुल जाती है। प्रशासन ने सभी प्रखंड के सीओ, बीडीओ को अलर्ट रहने का निर्देश भी जारी कर दिया है। जिले के सिविल सर्जन और जिला पशु चिकित्सक पदाधिकारी को पर्याप्त मात्रा में दवाओं के स्टॉक रखने का निर्देश भी दिया गया है। 8 सामान बोट, 2 एफआरपी बोट, 3 महाजाल, 90 टेंट, 311 सरकारी नाव और 10,277 पॉलिथीन शीट्स का स्टॉक भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग मदों में भी स्वीकृत की गई है। लेकिन देखना यह है कि आपात स्थिति में ये सारी चीजें कितनी मुफीद होती हैं और सरकारी दावे कितने हकीकत का रूप लेते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा की, जहां पर मंत्री जी का बड़ा बड़ा बयान है और कई तरीके से तैयार रहने की बात कही गई है। लेकिन इसको अगर हम प्री बाढ़ कहें, बाढ़ से पहले की तस्वीर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन यह तस्वीर काफी भयावह दिखाई दे रही है। प्रशासन ने भले ही लाख दावे कर लिए हों, लेकिन स्थिति जो है, जो जमीनी हकीकत है, वो पूरे तरीके से उनके दावों की पोल खोलकर रख रही है। ये तस्वीरें उनके दावों के धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। दरभंगा की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरे तरीके से इस वक्त डूब चुका है। क्या मवेशी, क्या इंसान, सबका एक ही हाल। निजी नाव और सरकारी नाव मिलाकर के कुल 611 और 311 सरकारी नाव हैं और 611 निजी नाव। इन सबको भी चिन्हित किया गया है। सभी प्रखंडों में इसकी सूची रखी गई है। जिला स्तर पर भी उन्होंने सूची रखी है। इसके अलावा सिविल सर्जन को सभी प्रखंडों में और स्वास्थ्य केंद्रों में टीम बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने टीम गठित कर दी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो इस बार की तस्वीर नहीं, तस्वीर पुरानी है। लेकिन हम इस तस्वीर को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं, मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने, और यही हमारा मकसद है कि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। आश्वासन तो हर तरफ से
दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हमने डीएम साहब से भी बात करने की कोशिश की दरभंगा के, लेकिन उन्होंने यह कहकर फोन अपना कट कर दिया कि फिलहाल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी हैं और इसी चीज की चर्चा चल रही है, इसी चीज की बात चल रही है, बैठक चल रही है कि आने वाले वक्त में जो तस्वीर हमने देखी थी, इस तस्वीर की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी तस्वीर हम ना देखें। तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। सर्वोदय शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सीपीआई से। और आप हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जो विधायक भी हैं और राजद नेता भी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी शाहीन साहब, सीपीआईएम से। शाहीन साहब, सबसे पहला सवाल हम आपसे ही करना चाहेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि ये तस्वीर, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि दोबारा ऐसी भयावह तस्वीर हम ना देखें, लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप जहां के विधायक हैं, आपके इलाके का भी लगभग यही हाल है। कुछ इसी तरीके का हमेशा बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद कई तरीके की बात निकलकर सामने आती है, कहा जाता है यहां पर कमी रह गई थी, वहां कमी रह गई थी। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, मंत्री जी का तो बड़ा बड़ा बयान आ रहा है कि इस बार पूरी तरीके से हम तैयार हैं, अपनी फहरिस्त भी वो गिना रहे हैं कि कितनी बोट है मेरे पास, कितने टेंट हैं, एनडीआरएफ की ये टीम होगी, कई चीजें हैं। लेकिन आप खुद विधायक हैं, आपके क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित इलाका कहा जाता है, उसमें किस तरीके की तैयारियां दिखाई दे रही हैं? देखिए, बाढ़ कभी भी एकाएक नहीं आता है जी। ये तय है कि बाढ़ साल के किस महीने में आना है, और जिस तरह भूकंप वगैरह आता है जो एकाएक आता है जी, और बाढ़ बताकर आता है कि हम आने वाले हैं, और बिहार में लगातार कई वर्षों से लगातार बाढ़ आ रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह की घोषणा कर रही है, उस तरह से कहीं भी सरजमीन पर बाढ़ से पहले कोई तैयारी नजर नहीं आता है। मैं समस्तीपुर हेडक्वार्टर शहर से एमएलए हूं, और ये जान के आश्चर्य होगा कि शहर के आसपास जो बांध है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लोग दहशत में रहते हैं, बड़ा बड़ा होल भी पूरे बांध पे बना हुआ है, और इनके पास कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है। कभी एमएलए एमपी को बुलाया नहीं गया जो हम लोग उस स्थिति को जिला प्रशासन के सामने रख सकें, कोई ऐसी कमेटी नहीं है। इसकी वजह से आज जैसे कुशा बांध में भी जिस तरह से घटना घटी और 50 लाख लोग प्रभावित हुए, इसमें कहीं ये नहीं है कि सरकार जिस तरह से नेग्लिजेंसी बरत रही है बाढ़ से पहले जो कार्य किए जाने थे उसमें, जिसके कारण कुशा बांध टूटा और कई जगह टूटा है। ऐसी घटना फिर इस बार कहीं ना कहीं हो सकती है, इससे कहीं इनकार नहीं। बिल्कुल शाहीन साहब, सही कहा आपने। लेकिन शाहीन साहब, एक सवाल मेरा आपसे भी, आप खुद उस क्षेत्र के एमएलए हैं, विधायक हैं, आपका भी फर्ज बनता है सरकार को इन चीजों से अवगत कराना। जैसा आपने कहा कि कोई तैयारियां नहीं, अभी भी कई तरीके के ऐसे लूप होल हैं जहां पर कभी भी खतरा हो सकता है, और बाढ़ बता कर आती है, तारीख पता है, आपको यह भी पता है कि कब आ सकती है, उसके बावजूद तैयारी नहीं हुई है। क्या आपने इन सारी चीजों को अवगत कराया सरकार को, सरकार को बताने की कोशिश की? लगातार बैठकों में हम लोग अवगत जिला प्रशासन को कराते रहे हैं, चिट्ठी के माध्यम से विभाग के लोगों को लिखते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ उस पर क्रियान्वयन और उस समस्या के निदान के प्रति सरकार गंभीर नहीं लगती है। यह आश्चर्य का विषय है। हमने ये भी देखा कि गोपालगंज में खुद डीएम साहब पहुंचे, वहां के अगर डीएम की बात की जाए, समस्तीपुर के डीएम की अगर हम बात करें, तो क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या वो किस तरीके से इन सारी चीजों में इनिशिएटिव ले रहे हैं? नहीं, समस्तीपुर में कोई भी ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक कोई जिला पदाधिकारी ने कभी दौरा नहीं किया है। विभागीय लोग, कुछ लोग दौरा किए होंगे, जिला पदाधिकारी ने दौरा नहीं किया है, और शायद ऐसा इंस्ट्रक्शन सरकार का जाना चाहिए। और जब हेडक्वार्टर का ये हाल है तो कई जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बांध हैं, तो वहां तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। चलिए, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एमएलए साहब, शाहीन साहब खुद अपनी बात सामने रख रहे हैं। और सर्वोदय जी, ये बात सुनने के बाद पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि जो एक बात कही गई थी, 15 तारीख की डेट मुकर्रर की गई थी और कहा गया था सब कुछ तैयारियां होंगी, उसके बाद हमने ये भी देखा, अभी आपने देखा होगा जो दरभंगा की हमने पिछले साल की तस्वीर दिखाई, वहां पर कितनी भयावह तस्वीर थी। मकसद यह था कि वो दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे। और डीएम साहब से बात करने की कोशिश की गई तो वो व्यस्त हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और इसी चीज के लिए कर रहे हैं। यानी ये दिखाया जा रहा है कि हम सब कोई तैयार हैं, सब सारी कुछ आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। लेकिन शाहीन जी ने जो बात कही, एक सिटिंग एमएलए की ये बात कहना, पूरे तरीके से ऐसा लगता है सर्वोदय जी कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है उन सारे आश्वासनों की पोल खुल रही है। देखिए, शाहीन साहब ने ठीक ही कहा है जी। ये स्थिति कमोबेश बिहार के हर बाढ़ प्रभावित इलाकों की है। आप देख ही चुके हैं कि कुछ दिन पहले ही दरभंगा में, मधुबनी के कुछ हिस्सों में, बेतिया में, गोपालगंज में और कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसा है और राज्य सरकार वहां बेबस नजर आई। और इसका मुख्य कारण यह है कि बाढ़ की समस्या को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जी।
खास करके जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसको गहराई से इस विषय पर सोचना चाहिए कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह प्रभावित होती है, मानवीय आपदा के रूप में आती है, कुछ दिनों तक रिलीफ का नाटक होता है और उसके बाद फिर वही गीत गाया जाता है। तो ये सिलसिला थमना चाहिए और इसको ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सर्वदलीय बैठक करे और बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है, बिहार की कृषि को सुधारना है, बिहार की खेती को सुधारना है, बिहार की जिंदगी में कुछ अगर आशावादी किरण भेजनी है तो जरूरी है कि हम बाढ़ की समस्याओं पर नियंत्रण पाए। और वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। विनोद जी, एक हम बयान भी सुनाएंगे मंत्री जी का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी हम लेना चाहेंगे। शाहीन जी ने जो बातें रखी, सर्वोदय जी ने जो बात रखी और शाहीन जी ने जिस तरीके से खुलकर कहा कि वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है और वो भी बाढ़ प्रभावित इलाका। निश्चित रूप से हमारे विधायक जी और सर्वोदय जी जो बातें कही निश्चित रूप से एकदम सही है कि बिहार में कोई कार्य योजना नहीं है सरकार की, और आज नहीं बहुत लंबे समय से केवल बाढ़ के समय में हम जागते हैं। एक महीना में भारत सरकार चाहे राज्य सरकार को जो पैसा रहता है बाढ़ के मद में खर्च करके अपना हम पूरा कर लेते हैं कि भाई हमने बाढ़ के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद हर एक साल बाढ़ आ रहा है बिहार में और फिर वही नौबत फिर हो जाती है। तो आखिर राज्य सरकार कोई लंबी कार्य योजना क्यों नहीं बनाती है? उस पर बिहार के विकास की जब बात करती है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात करती है, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाढ़ रोकने का काम। बिहार में सही में अगर बाढ़ रुक जाए, बाढ़ की अगर पानी को कहीं अच्छे धारा में मोड़ा जाए तो बिहार का विकास तो खुद व खुद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही दुखद पहलू है इस राज्य के लिए। और बार बार करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस बाढ़ नियंत्रण के नाम पर और उसका सदुपयोग नहीं होता है, गलत दुरुपयोग हो रहा है उन पैसों का। इसलिए बहुत मुश्किल है बिहार के बाढ़ को रोकना। चलिए, बहुत मुश्किल है बाढ़ को रोकना, लेकिन मंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं और कह रहे हैं कि हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। चलिए सुनाते हैं आपको बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने क्या कहा है बाढ़ के बारे में। जो मौसम वैज्ञानिकों ने भी जो फोरकास्ट किया है कि इस बार अच्छे मानसून की संभावना है। अभी तो शुरुआती दौर है और बारिश हो रही है जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है और धीरे धीरे दबाव भी बढ़ना शुरू हुआ है। विभाग के तरफ से जो भी बाढ़ के पूर्व या फिर बाढ़ के दौरान जो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने होते हैं उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। सभी आक्राम्य स्थलों पर हमारे अधिकारी तैनात हैं। हम लोग 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ परेशानी होती है कि इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है, अगर वहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो जल स्तर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और जिसके कारण हमारे जो तटबंध हैं या जो हमने कटाव निरोधक कार्य कराए हैं उन पर दबाव बढ़ता है। जो मूल रूप से उसमें 2-4 चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि हम अपने तटबंधों को सुरक्षित रखते हैं। फिर जहां आबादी वाले इलाके में कहीं नदी का कटाव या इसका बढ़ता है तो उन जगहों की भी हम सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जल संसाधन मंत्री जी ने पूरे अपनी बखान रखी, सामने रखी शाहीन साहब, और उन्होंने तो कहा कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हाँ, इन कुछ बातों को उन्होंने माना कि जलस्तर बढ़ा है नदी का और लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैंने तो उदाहरण दिया कि जहां के माननीय मंत्री जी जिस जिला से आते हैं उसी जिला से मैं आता हूं और मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे 5 किलोमीटर के अंदर में अगर आपके मीडिया के कैमरामैन वहां रिपोर्टर हैं, ठीक है, वो 24 घंटा में आपको 2 घंटे में रिपोर्ट दे सकते हैं कि पूरी तरह वहां पे समस्तीपुर शहर से सटा चकनूर पंचायत है, पोखरेड़ा पंचायत है, सिंघिया पंचायत है, बाजितपुर पंचायत है, सब जगह मैं खुद अपने चलकर देखा हूं पूरे बांध में छेद है, कहीं बांध आधा कट गया है और उसके लिए कुछ नहीं, बस 2-4 बोरा अगर शिकायत विधायक ने हम लोगों ने किया जिलाधिकारी को 2-4 बोरा सिर्फ डलवा दिया गया। इससे बाढ़ की भी भीषिका को रोका नहीं जा सकता है। जो उसका करें वहां 15 फीट 20 फीट ऊपर पानी होता है, पूरे बांध के बराबर में पानी आ जाता है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और ये किस तरह से माननीय मंत्री का बयान आ रहा है
इसी तरह प्रत्येक वर्ष ये बयान देते हैं, प्रत्येक वर्ष कुशा जैसी घटनाएं पूरे बिहार में कई जगह घटती हैं और उसके निदान के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। लेकिन शाहीन साहब, एक तारीख रखी गई थी, 15 जून तारीख रखी गई थी और ये कहा गया था कि उसके पहले हम पूरे तरीके से तैयारी करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे, तटबंध को दुरुस्त करेंगे, बांध में अगर दरार है, जैसा कि आप बता रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा छेद हो गया है, दरारें पड़ गई हैं, इन सारी चीजों के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई थी और साथ में मुख्यमंत्री साहब का आदेश भी था, उन्होंने घोषणा भी की थी और यह भी कहा था कि मैं सारे जिलाधिकारी, सारे विधायकों से मेरी गुजारिश है कि वो जगह जगह जाके देखें और कहीं कुछ होता है तो वो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो ये सारे मतलब जो बयान थे, सारे जो दावे थे, ये हवा हवाई हैं। बिल्कुल पूरी तरह से ये हवा हवाई हैं। न केवल बिहार सरकार बल्कि भारत सरकार भी जो बिहार के बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए जो बहुत बड़ी राशि देती है, लगभग 2000, 3000, 4000 जितना इनका बजट है, इससे अधिक पैसा भारत सरकार देती है। उस पैसा का लगातार 5 साल का अध्ययन किया जाए तो 25% पैसा, 30% पैसा भी खर्च नहीं कर सके। तो ये दयनीय स्थिति है। चाहे आप महानंदा का हो, कोसी का हो, गंगा नदी के सिलसिले में जो बाढ़ का कटाव हो रहा है, नदी का कटाव हो रहा है, इस सारे इसके निदान के लिए, इसे संघर्ष करने के लिए बहुत बड़ी राशि भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दी है और उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये दूसरे पड़ोसी मुल्क का मामला है, ये केंद्र का मामला है, बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए उससे सहायता लेनी होगी, उसका सहयोग, भारत सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इनको यहाँ सरकार बनाने के लिए भारत सरकार का समर्थन मिल जाता है बिहार में सरकार बनाने के लिए, लेकिन बिहार की समस्याओं का निदान करने के लिए इनको उसका सहायता नहीं मिलता। ये तो आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, ये आश्चर्य की बात है। और सर्वोदय जी, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम लोग बैठे हुए थे, शुरुआती दौर में भी हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त वो सारे बयान भी हमने सुनाए थे जो मैं शाहीन साहब से भी पूछ भी रहा था, और कि किस तरीके से हम तैयार हैं, नीतीश कुमार ने कैसे कैसे बयान दिए थे, यानी वो सारे के सारे हवा हवाई। और शाहीन साहब ने जो बात बोली उसमें मैं थोड़ा सा उसी बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि आपके लिए केंद्र सरकार की जो कांग्रेस है वो समर्थन में खड़ी रहती है, लेकिन आज नेपाल से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, उसके लिए भी आप जिम्मेदार बता रहे हैं केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार बात नहीं करती है। देखिए, ये मामले को एक दूसरे पर उछालने से काम चलने वाला नहीं। ये जनता के लिए एक आई वॉश है, एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज ये लोग हर साल करते हैं, जनता को की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि आजादी के आज 66-67 सालों के बाद अगर इस तरह की टुच्ची राजनीति की जाएगी तो बाढ़ की समस्या का वास्तव में कोई निदान नहीं निकलेगा। और ये सवाल मैं और जोर दे के कहना चाहता हूं कि पिछले 30-35 सालों से बिहार में बांध की मरम्मती का काम बहुत ही उपेक्षित रहा और आमतौर पर सरकारी बिल फोर्जरी के तौर पर बनाए जाते हैं। इंतजार किया जाता है कि जब बाढ़ आएगी तो बांध को नुकसान दिखाया जाएगा, और बांध की वास्तव में कोई मरम्मती होती ही नहीं, एक रूटीन काम है। बांध की मरम्मती कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रूटीन काम, मेंटेनेंस का काम एक रूटीन काम है। सोन नहर पर या आप किसी नहर पर या किसी बांध पर अगर कभी भी मुआयना कर लिया जाए तो कभी भी वो ठीक हालत में नहीं पाई जाएगी। इसी तरह से जो कटाव के क्षेत्र हैं वहां भी स्थिति भयावह रहती है, सब जानते हैं। लेकिन आईएएस अफसरों का और ब्यूरोक्रेट्स का काम करने का एक तौर तरीका है, और मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 20-30 सालों से राजनेताओं ने भी उसी रास्ते पर वो चल पड़े हैं। चलिए, बिल्कुल सर्वोदय जी, हम दोबारा आपके पास आते हैं और सही कहा आपने कि उसी रास्ते पे ऐसा लगता है कि राजनेता चल पड़े। एक दर्शक इसी बीच पटना से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी आरएन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार सरकार असंवेदनशील हो गई जी, क्योंकि 15 जून तक इस काम को खत्म कर देना चाहिए था जी, लेकिन 15 जून से शुरू होने का मतलब है कि सेंट्रल से विनोद जी के बात से हम सहमत हैं जी। विनोद बाबू कहे कि सेंट्रल से भारी पैमाने पर जो राशि मिलता है जी, उसी को लूट खसोट करने के लिए भी ये सरकार अपना अनन फनन में काम शुरू कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सारी तैयारी पूरी हो गई जी। सवाल उठता है कि जो सेंट्रल भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि जब पैसा देते हैं तो विनोद बाबू से मेरा आग्रह है कि सेंट्रल क्यों नहीं मॉनिटरिंग कर रहा है जी। इसका मतलब है कि यहाँ से भारी पैमाने पर पैसा वहाँ भी जा रहा है। बिहार में पैसा दे और उसका मॉनिटरिंग सेंट्रल सरकार नहीं करे,
इससे साफ जाहिर होता है कि सेंट्रल के मिली भगत से बिहार की जनता को ये लोग बाहर से तबाही लाना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल आपकी बात हम समझ सकते हैं। और विनोद जी, जिस तरीके से एक सवाल सीधे जनता की तरफ से आपके ऊपर में आया है, एक वो तो उसका जवाब तो हम चाहेंगे। दूसरा, आपने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी साहब का भी बयान सुना, जहां पर किस तरीके से गेंद आपके पाले में भी फेंकी गई कि नेपाल से ज्यादा पानी आता है, तो जाहिर सी चीज है कि ऐसी तस्वीर बार बार हम देखेंगे और इसमें केंद्र सरकार को चाहिए कि बात करें। देखिए, हमारे साथी जो बोल रहे थे दर्शक, निश्चित रूप से केंद्र मॉनिटरिंग करता है किसी भी योजनाओं का जो फंड देता है जी, और मॉनिटरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है जी। लेकिन चूंकि एक संघीय ढांचा है, आप किसी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप उससे नहीं कर सकते कि तुम सही में टोटल हिसाब दे दो और तुरंत पैसा जमा कर दो। भारत सरकार के विधायक जी ने कहा कि अधिकांश पैसे लौट जाते हैं। निश्चित रूप से 25 से 30% पैसे खर्च होते हैं बाढ़ के लिए जो राशि आती है, और वो भी 25-30%, 35% जो खर्च होते हैं वो बाढ़ के समय का इंतजार करते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी वहाँ के और जो वो मातहत पदाधिकारी उस विभाग के हैं, वो इसी इंतजार में रहते हैं कब बाढ़ है, और उस बाढ़ का पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं। बाढ़ का तटबंधों को कटवा करके उसको लूटना चाहते हैं, एक कड़वा सत्य है। और बिहार इसीलिए बार बार बांध टूट रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बांध, अगर ढंग से कार्य योजना बनाई जाए लंबी और पारदर्शी, तो ऐसा नहीं कि बार बार बाढ़ आएगा और तटबंध टूटेगा। अगर उन पर वृक्षारोपण किया जाए, तटबंध के किनारे किनारे जम के सघन वृक्षारोपण हो, उनकी योजना लगातार साल भर काम चले और उन पैसे का साल भर सदुपयोग हो, तो कभी नहीं बांध टूटेगा, तटबंध टूटेगा। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार निश्चित रूप से धन का आवंटन करता है, पैसे का आवंटन करता है। लेकिन जैसे विजय जी ने कहा कि नेपाल से पानी ज्यादा आ रहा है, इसमें केंद्र सरकार को चाहिए कि बात करे। मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार से बात करना चाहिए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार बात की है और प्रयास करती है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, समय लगता है। लेकिन इनकी भी जिम्मेवारी बनती है माननीय मंत्री जी की, जिस तरह से रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करते हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का नाटक को लेकर के, इसके लिए भी प्रदर्शन करना चाहिए मंत्री जी को, धरना देना चाहिए प्रधानमंत्री के सामने। उसके लिए भी बिहार की जनता इनके साथ है, बिहार की सारी पार्टियां साथ है बिहार के विकास में। लेकिन केवल अपनी जिम्मेवारी से भाग जाना और कह देना कि केंद्र कर देगा, सब केंद्र ही कर देगा, तो आप क्या कर रहे हैं बैठ करके? आप क्यों कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आपको भी अपनी जिम्मेवारी मंत्री जी समझनी होगी। और अपने जब जिले में आप नहीं एक रोक पा रहे हैं बाढ़ को, तो पूरे बिहार में कैसे बाढ़ को रोकिएगा, जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से बहुत भयावह स्थिति है बिहार की। उनको याद करना चाहिए कि जो भी तटबंध बने हैं कांग्रेस के शासनकाल के हैं, न कि जदयू और किसी के शासनकाल के हैं। अभी उसी में आप मरम्मती नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने तो बना के दे दिया आपको, आप उसको ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। आपको याद करना चाहिए कि प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने एक लाइन खींची थी, एक योजना बनाई थी कि नदियों की जोड़ने की योजना। अगर नदियां जोड़ दी जाए बिहार की अभी सब एक दूसरे से, तो बाढ़ की समस्या तो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर अधिक पानी आता है तो दूसरे नदी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केवल बातें बनाई जा रही हैं, काम के प्रति जिम्मेवार नहीं है सरकार। बनाई जा रही हैं, काम के प्रति जवाबदेह है सरकार, और पूरे तरीके से जिम्मेदारी सरकार की ही है। विनोद जी का लगातार ये कहना है, राज्य सरकार की। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ हाजीपुर से गौतम जुड़ गए हैं। स्वागत है गौतम जी आरएन अभियान में। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि बस ये नेताओं का लूट का धंधा हो गया है जी। इन लोगों को बस बाढ़ से कुछ लेना देना नहीं है, कभी जमीनी स्तर पर काम ही नहीं होता है जी। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, कुछ करते थोड़े हैं, बस नाम के लिए बाढ़ आएगा उससे फायदा होगा जी। अगर 10 आदमी को नुकसान होगा तो नेता लोग 100 आदमी के नाम पर लेंगे जी, और उसमें से 20 को देंगे, 10 को तो जरूरी है उसको मिलेगा ही जी, और 10 को और को मिलेगा, बाद बाकी 80 को खुद खा जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ये बात हम भी लगातार इस मन से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लूट खरसोट का एक जरिया बन गया और इंतजार में रहते हैं नेता। जिस तरीके से यहाँ पर ये बात एक दर्शक ने कही है शाहीन साहब, लेकिन शाहीन साहब इसी चीज को हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चौधरी जी का वो बयान से भी हम जोड़ना चाहेंगे। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए नेपाल जिम्मेदार है, नेपाल से पानी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करती है वो जिम्मेदार है, लेकिन आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि तटबंध टूट रहे हैं, तटबंध में दरार पड़ रही है, बांध में छेद है जैसा आपने बताया, और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप ये कह दे रहे हैं कि भाई हमने तो आदेश दे दिया। तो या तो फिर लाल फीताशाही इतनी हावी है कि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन ने पालन नहीं कर रही है। नहीं, जैसा कि हमारे उपस्थित नेता ने बताया और दर्शक ने भी बताया कि इसमें निश्चित रूप से पदाधिकारी लोग की एक बड़ी साजिश होती है और ये पूरे साल भर कोई काम नहीं करते हैं। जब स्थिति भयावह होती है तब आनन फानन में काम किया जाता है जिसका मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता है।
वहां पर विशेष स्थिति होती है कि आपात स्थिति में कितना पैसा आ रहा है, क्या रहा है, कुछ इसमें इसीलिए वैसी स्थिति का लोग प्रतीक्षा करते हैं उस समय का, और उस समय ये लोग काम करना चाहते हैं और 5 से 10% काम भी नहीं करते हैं और विभाग को गलत निर्देश देते हैं या विभाग की सहमति से ये सब होती है। तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और दूसरी तरफ अगर मंत्री जी की बात की जाए, शाहीन साहब, मंत्री जी ने जिस तरीके का बयान दिया, क्या इस बयान को कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम नेग्लिजेंसी है। विभाग के मंत्री हों, सरकार हो, उनको विभाग के पदाधिकारी के सिर्फ बयान पे नहीं रहना चाहिए, इनका खुद का वरीय अधिकारी का निरीक्षण होना चाहिए। ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहां के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तक क्षेत्र में नहीं जाते हैं बांध को निरीक्षण करने। एसडीओ और जेई वगैरह के जो छोटे कनीय पदाधिकारी होते हैं वो लोग जाते हैं। और बस हम प्रत्येक जगह मैंने यही देखा है कि ठेला पर होता है, ट्रैक्टर पे होता है, कुछ बोरा वगैरह रखते हैं, कुछ आपके टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। बस इतना ही काम करते हैं कि जहां पे क्षतिग्रस्त है, जहां पे लग रहा है कि यहाँ बांध टूट सकता है, 10, 20, 50 बोरा डाला और 500, 1000, 2000, 10,000 बोरा का बिल बनाया। कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल, कौन देखने वाला है? और शायद यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देखते रहते हैं। और भी कुछ ऐसी तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नदियां इस वक्त उफान पर हैं मानसून की बारिश के बाद। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।